पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। कुछ तस्वीर ऐसी होती हैं जिन पर मिट्टी पड़ी हुई होती है, धुंधलापन होता है, नजर नहीं आता। जब उससे धुंध हटती है तो तस्वीर ऐसे सामने आती है कि इंसान की आह निकल जाती है। 75 सालों से हमारे साथ क्या खेल खेला जाता रहा और कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती है और कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें गिराती है। ज़ाहिर है ये इल्जाम किसी आम शख्स ने नहीं लगाया, ये पीडीएम के सरबराह ने लगाया, जो उस अदम एतमाद की तहरीक को लीड कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया था। अगर ये गलत है, अगर ये सब इल्जामात है, तो फिर वो लोग आगे आए और आकर अपना मौक़िफ़ दे। अदरवाइज हम तो यही समझेंगे कि ये खेल कैसे खेला जाता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी आरिफ मलिक साहब और सीनियर सहाफ़ी उमर दराज गोंदल साहब। तो आरिफ मलिक साहब से आगाज करते हैं। मलिक साहब, ये क्या हो गया? देखिए, पहले तो बात है कि अभी तो मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा कि मलिक अहमद खान को तर्जुमान किस वक्त बनाया गया? उस वक्त बनाया गया जब इन्होंने राब्ते जनरल बाजवा से शुरू करवाए। मोहम्मद जुबैर को तर्जुमान उस वक्त बनाया गया मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जब उनके राब्ते जनरल बाजवा से शुरू हो गए। इसका आपको मैं इन्होंने भी बड़ी मिसालें देके आज बात की है ना। मैं भी आपको याद दिलवा रहा हूँ कि ये जब 2.5 साल पहले तर्जुमान कोई तर्जुमान नहीं था ना, शहबाज शरीफ का कोई तर्जुमान नहीं था, मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का, ये उसी वक्त उन्होंने तर्जुमान बनाए जब ये राब्ते में थे। और मलिक अहमद खान का तो बड़ा करीबी बनाए राब्ता जनरल बाजवा। जी जी जी, ये राब्ते करते थे। यही राब्तों की वजह से ही बाद में बातें बनी और बाद में चीजें खुली कि हमारी सेटिंग हो गई है। ये हम बगैर हम सब लोग को नजर भी आता था कि ये लोग अब जो है वो निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राना सनाउल्लाह, मैं आपको रिकॉर्ड में मौजूद है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने उस वक्त के DGISI को 4 MNAs भेजे ये चेक करने के लिए कि फौज हमारे साथ है या नहीं। ठीक है, आपको याद है वो बात? उन्होंने भेजे 4 लोग भेजे कि ये चेक करने के लिए कि फौज हमारे साथ है या नहीं है। उन्होंने 4 आके बताया कि बिल्कुल भाई आपके साथ वो सारे आपके साथ है, वो आपके साथ स्टैंड करते हैं, आप तहरीक अदम लेकर आए। तो उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तौर पर कहा कि इनके बगैर तो तहरीक अदम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तहरीक गवाह है इस बात की कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तहरीक अदम ना लाई जा सकती है, ना कामयाब करवाई जा सकती है। पूरी क़यादत कह चुकी है, हम कैसे लेते हैं जब तक एस्टेब्लिशमेंट हाँ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है। और आज इस बात से किनारा कशी अख्तियार करना कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं हुई थी, हम बड़े जमहूरी लोग हैं, ये गलत बात है। तो मौलाना साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ, ये अपनी डंडी मारे हैं कि मैंने ये कहा था। वो भी उस गुनाह में शरीक थे और सब कुछ वहां पे मौजूद उनके होते हुए हो रहा था। वो मौलाना साहब को पता था, वो PMLN को भी पता था और पीपल्स पार्टी को पता, 13 जमातों को पता था कि ये करेंगे। इस डेट को हमने तरीके बाद लेकर आनी है, ये बंदे यहाँ पे रखने हैं। पीपल्स पार्टी ने वो बंदे वहां पर रखे। पर्ल कॉन्टिनेंटल में होटल में ये उनके जो वजीर इत्तलात थे पीपल्स पार्टी के, मुझे नाम शर्जील मेमन साहब, बोरियो में पैसे लेकर आते थे वहां पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में जब ये 22 लोग रखे हुए थे। कासिम मीन और राजा रियाज हाजी है। बिल्कुल ऐसे बोरियो में पैसे आए वहां पर। वहां से जब मीडिया को पता चला कि यहाँ पर लोग मौजूद है, तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वहां सियासतदारी ने हटाकर वहां पे सिंध हाउस में मुंतकिल कराया गया। वहां पे कई लोग थे जो मेरे जानने वाले थे, वो सारी सूरत वहां पे कैसे कैसे अय्याशी होती रही है मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये रोजे सारे नहीं रखते थे और सट्टे भी पैक पीते रहते थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ। और आज ये कह रहे हैं कि हम हाजी हैं, हम तो गए नहीं, हम उनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ने गए। तो सारे उनके पीछे नमाज पढ़ने गए, उनसे डेट पूछी, उनसे तारीख पूछी, उनसे वक्त पूछा, कितने बंदे किस तरह कैसे कैसे लाई जाएगी, कैसे इमरान खान को पहुंचाया जाएगा, ये सब जनरल बाजवा के कहने पर सब तय हुआ। और ये मलिक अहमद खान उसमें मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर साहब पूछ रहे, आज उनके अहमद खान साहब की दोस्ती भी है? दोस्ती है, बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टू के जरिए ये दोस्त बने हुए हैं। और तर्जमान मेरे को बताया कि उनकी उसकी वजह क्या बनी शहबाज शरीफ को उनको तर्जमान बनाने, ये मुकम्मल उसके इख्तियार देने के लिए कि ताकि परलों को भी दूसरों को भी पता चले कि मलिक अहमद खान उनके करीबी है, उनके उसके पास इख्तियारात हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। मोहम्मद जुबैर आप पीछे हट गए। उमर दराज गोंदल साहब का भी मौके। गोंदल साहब, ये तो आगे पता ही अब चला है हम वोट किस चीज के देते थे, हुकूमत बनाती एस्टेब्लिशमेंट है, गिराती एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्यों हम 75 साल से आगे नहीं बढ़ सके? मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ये तो कल मौलाना साहब ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने खुद इतराफ कर लिया, हमें कुछ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले भी होता जा रहा है लेकिन बाद में जाके बड़ी देर के बाद लोग मानते हैं। मौलाना साहब ने 1.5 साल के बाद ही मान लिया कि उनकी तरफ से था। और दूसरे लफ्जों में
مولانا صاحب نے کل ان کی بھی مدد کی ہے، تحریک انصاف کی بھی مدد کی ہے. تحریک انصاف والے بھی فیض، جنرل فیض کے حوالے سے بڑے وہ بتا رہے تھے شاید جنرل فیض تو ہمارے ساتھ تھا اور آرمی چیف بن جانا تھا. یہ جنرل فیض بھی حکومت گرانے میں شامل تھا. جنرل فیض جو ہے وہ بھی ہمیں کہہ رہا تھا کہ اس کی حکومت گراؤ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے نا، بیانیہ تو پہلے الیکشن سے پہلے نہیں بن پا رہا تھا، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن مولانا کی اس گواہی کے بعد اب وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ریاست بچا رہے تھے تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا ان کا پورا نیریٹو یہ تھا، دیکھو جی یہ تو صدارتی نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ تو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگا دے گا اور 15 سال جو اگر 10 سال کا پلان ہے وہ تو اب پتہ چلا جنرل فیض بھی وہاں پہ حکومت گرانے میں تھا. پھر ایک اور بات ہے، پھر مولانا صاحب نے بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہر بار یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو ہر بار آتی ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال سے میں جب کہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے تو سمجھے کہ گہرے روابط زیادہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کسی نہ کسی سے ضرور ہو رہی ہے. لیکن مولانا صاحب نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف پچھلی حکومت کی تو چلے، عمران خان تو پہلے ہی کہہ رہے تے نا، عمران خان کس دن سے نہیں کہہ رہے میری حکومت نہیں گرائی انہوں نے، لیکن جو اگلا انتظام کیا جا رہا ہے میرے خیال سے اگلے انتظام میں بھی ایک ڈنٹ ڈال دیا مولانا صاحب نے. یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب کو شیئر نہیں ملا، یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے حکومت کا اعلان کیا، ان کو نہیں بلایا، آپ نے وعدے کیے ان کے ساتھ، یا ایک تاثر تھا کہ وہ صدر پاکستان کے لیے آئیں گے، وہ نہیں. لیکن مولانا صاحب نے جس ٹائم کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر آپ کو پتا تحریک انصاف میں بہتر آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ الفاظ میں اگر صحیح نہ ہو تو پہلے معافی مانگ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے مجھے مثال دینے کے لیے ظاہر ہے بہت سے لوگ سادہ بھی ہوتے ہیں نا، وہ 4-5 چور اکٹھی چوری کرتے ہیں تو جس میں گسا گھٹ بھی لے پولیس کا مخبر وہی بنتا ہے، پولیس کا مخبر وہی بنتا ہے کہ میں بندے بھی بتاتا ہوں کتنے پیسے تھے، کہاں کہاں ہم نے رکھے، چیزیں کہاں پہ رکھی ہے. اب آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس میں شامل بھی تھی، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ حکومت میں بھی وزارتیں انجوائے کی. مسئلے میں یہ ہے مسلم لیگ نون والے یہ ترجمان اچھا ان کی باجوہ صاحب سے بھی دوستی ہے، ان کی ادھر بھی دوستی ہے، سب سے دوستی دو دوست متاثر ہو رہے ہیں دوستی. اور وہ جس طرح کی بات ملک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ملک احمد خان جو ہے یہ ان کے سے یہ سب کچھ ہوا نا. وہ جو آپ کو ڈگی والی بات مشہور ہوئی وہ کہاں سے باتیں آئی، وہ یہی شہباز شریف والی کی یہ بیسیکلی کنیکٹ کروا رہے تھے، اور اس کریکشن کی بنیاد کے اوپر. یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کس بنیاد کے اوپر تھے؟ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ کس بنیاد پہ تھے وہ اسی طرف سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس طرح شاید خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ خود بھی مانتی ہے کہ دیکھیں جناب جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ کے طریقے عدم اعتماد کامیاب بھی نہیں ہوتی اور لائی بھی نہیں جاتی. اور پھر یہ سب لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم لے آتے ہیں لیکن آپ ارینجمنٹ تو کر کے دکھائیں نا. میں آپ کی ایک ملاقات کا احوال بتاتا ہوں جو بڑے اعلیٰ عہدے کے اوپر ایک شخصیت موجود تھی. ستمبر کے مہینے میں میری ان سے ملاقات ہوتی ہے اور کبھی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. اب اس وقت تک مارچ کہاں پہ تھا اور ستمبر کہاں پہ تھا. ان کے مطابق انہوں نے کہا جی، میں نے کہا آپ کیسے لے کے آئیں گے، آپ کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے. اس وقت تک نہ یہ امیدوار لوگ ٹوٹے تھے نہ کوئی ایسی خیال تھا. اس وقت سے ارینجمنٹ چل رہی تھی. میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ طریقے عدم اعتماد کا ہمیں کہہ رہے ہیں تو نمبر پورے کر کے وہی دیں گے. میں نے کہا آپ کا نمبر نہیں کہا، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو ہمیں کہہ رہے ہیں لے کے آئے وہی نمبر پورے کر کے دیں گے. اور وہی نمبر پورے ہوئے اور اب اس کو مولانا صاحب نے انڈورس کر لیا. میرے خیال سے ان کے لیے مشکلات بیچاروں کے لیے ہوئی ہے. آپ کے اوپر پوری کی پوری سوالیہ نشان، ووٹ کو عزت دو آپ کا کہاں پہ گیا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آپ کا کہاں پہ گیا. آپ تو جنرل باجوہ ووٹ کو عزت اور کیا دیں، 35 ہزار سے آ رہے تھے جتوا دیا تو اور کیا کریں. ووٹ کو عزت اس دن چلی گئی تھی جس دن باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینے جہاں پر پہنچ گئے تھے. اس دن تو سارے ایم ایل اے نور لے کے پہنچے گئے. اور جب ان سے پوچھو کہ آپ لوگ تو ووٹ کو عزت دے اور ان کے خلاف تقریریں اور باتیں کرتے رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہم یہ ان کا ٹینور پورا ہونا چاہیے، فارغ ہونا چاہیے. اس ٹائم یہ کہنے لگے ہم ادارے کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، ہم ادارے کو تباہ. آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تاریخ نے اور وقت نے عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ ثابت کر دیا اس بندے کی ثابت قدری میں بھی؟ لیکن جب آپ کا بدترین مخالف کہہ دے کہ ہاں ہم سے یہ تو نیریٹو عمران خان نے بنایا تھا کہ جنرل باجوہ اس طریقے اعتماد کے پیچھے ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس طریقے اعتماد کے پیچھے. یہ بات تو کل مولانا فضل الرحمان نے، جو اس کا بدترین دشمن تھا، بدترین مخالف تھا، جو اس کے ساتھ اس کے اوپر سخت جو ہے وہ تنقید کرتا تھا، کل اس نے وہ سارا ملیا میٹ کر دیا. عمران خان کے بیانیے کو اوپر اٹھا لیا اور باقی جو پی ایم ایل این کا جو بیانیہ تھا وہ سارا ملیا میٹ کر دیا. فارم 47 والا بیانیہ بھی تو دفن ہو گیا. وہ دو باتیں کر رہے ہیں. فارم 45 کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والا بیانیہ بھی دفن ہو گیا کیونکہ یہ جیت کر آ گئے جو ان کا خلاف بیانیہ بنایا ہوا تھا. پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنایا تھا 9 مئی. یہ اس نے کہا کہ یہ بیانیہ اگر یہ جیت گئے
تو بیانیہ وہ دفن ہو چکا ہوگا. उसकी एक और वजह है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई की बात सुनी उनसे, उनके मुंह से नहीं सुनी. उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून जो है उस बयानी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी. जब आपसे कोई सियासी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था तो आप कहते थे जी 9 मई 9 मई 9 मई अपनी जगह पे चलता रहे, आप उसको डालते में. वो मौलाना साहब जो कल उन्होंने रात बात की है, वो बुनियादी बात की है कि आपने कौम को ये कहा कि यार ये दहशतगर्द है, ये फलां फलां बात है. कौम ने नहीं बात मानी, आपकी बात नहीं मानी, कौम ने बात नहीं मानी, तो इसका मतलब तो फिर ये बयानिया. मैं भी बात करूँ कि वो बयानिया दफन हो गया ना. मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये बयानिया तो दफन हो गया कि आपको आवाम ने वोट ही दिया और उनकी जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आ गई है. मलिक साहब, अब ये यकीनन एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है मौलाना साहब ने. एक तो पीडीएम भी गई जहां से आई थी, और अब आगे इस सारे जो फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अब क्या फॉर्मेशन तो हो जाएगी, ये आपको चंद दिनों में लग जाएगी. फॉर्मेशन तो हो जाएगी 7 दिनों के अंदर अंदर. इसके साथ ये जो गवर्नमेंट जो है ये चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है. पीटीआई जो सियासी जमातों में अगर स्ट्रीट पावर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है. मजहबी जमातों में जमात इस्लामी के पास भी है, लेकिन सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर है. चौधरी को 1,72,000 वोट मिलेंगे तो पार्लियामेंट तो नहीं चलेगी. 1,70,000 नवाज शरीफ ले रहा है, 1,72,000 मॉडल चौधरी 72 लोग भी नहीं निकाल सकेगा. तो ये सूरत हाल है कि वो 1,72,000 ले रहा है, नवाज शरीफ से मकबूल लीडर हो रहा है. मतलब वो 1,72,000 ले रहा है, नवाज शरीफ 1,70,000 ले रहा है, वो नवाज शरीफ से मकबूल है. सूरत हाल ये बनी हुई है. ये जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले वाकई बैकडोर में पीटीआई के लोगों से राब्ते में है कि किसी तरह हमारा इनके साथ अलायंस हो जाए, क्योंकि नून लीग को लोग पसंद अब नहीं करते. नून लीग का जो सबसे बड़ी वजह है कि जो फॉर्म 45 के हवाले से केसेस गए हुए 50 के करीब, उन्हें ये लगता है, नून लीग को भी ये लगता है और पीपल्स पार्टी को भी लगता है कि इनके फैसले आ जाने हैं 2-4 महीने के अंदर. ये फॉर्म 45 के तहत जो गिनती हुई है, ये किसी के आने वाले वक्त के लिए रखवाए हैं फॉर्म 45. बिल्कुल मौसम भी तो तेज है, ऐसे ही होगा. आप देखेंगे, बात समझे ना. बिल्कुल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होना है. उन 50 हलकों के हवाले से रिजल्ट आने हैं और वो रिजल्ट में से इन्हें भी पता है, नून लीग को भी पता है, इतने बोले नहीं, इन्हें पता है कि ये रिजल्ट आने हैं और ये सिचुएशन होगी. इन्हें 80% 70% यकीन है. कह सकते अब सिचुएशन शहबाज शरीफ किस तरह मोल्ड करते हैं, वो कितने आपको पता है, वो तो हर टाइम जी हजूरी में तो है वो कि जो आप कहेंगे. और मौलाना भी कह रहे हैं कि जिन्होंने गवर्नमेंट चलानी है वो तो पता है आप सबको किसको इसके इनको लाने वाला कौन है और शहबाज शरीफ को लाने वाला कौन है. अब ये देखिए एक और नुकता, शहबाज शरीफ लाहौर की सीट जीते हैं, कसूर की सीट जीते हैं, पीपी 100 अपनी दोनों नीचे सीट जीते हैं, हमजा शहबाज जीते हैं, पीपी की सीट जीते हैं, मरियम नवाज जहाँ जीती है वहां थोड़े मार्जिन से, नवाज शरीफ हारते हैं. अच्छा, इनका मरियम नवाज को एमएसएफ जितवाते हैं लेकिन थोड़े मार्जिन से. और शहबाज शरीफ जो है उन्हें क्लियर है, वो दोनों सीटों से क्लियर, वो बावड़े भाई से ज्यादा मकबूल है. ये असल मतलब शहबाज शरीफ अपने भाई से ज्यादा मकबूल है. वो दोनों सीटों से जीत गए, वो नीचे पीपी से भी जीत गया, इनका बेटा भी जीत गया. इनके लिए कोई हर्डल्स ही नहीं आई, किसी नुकता भी नहीं उठाया. मतलब सिर्फ मियां नवाज शरीफ अनपॉपुलर मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज हो रही है. मरियम नवाज को भी बड़ा क्रूशल वो जीती है, वो जीती है. और उन्होंने बताया कि ये फैमिली हमें काबिल कबूल है, ये फैमिली काबिल कबूल नहीं है. अच्छा, अब भाई ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मामला है, ये किसी बंदे ने किसी वक्त के लिए रखा है कि इसको इस्तेमाल कर लूंगा? वो तो होंगे वो रवाबित मुलाकातों की बुनियाद के ऊपर. मेरे ख्याल से जो 8 फरवरी से आज 16 फरवरी हम बात कर रहे हैं, 8 दिनों में फॉर्म 45 का जो फैसला आना था वो आ गया है. वो आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, असल बात होती है परसेप्शन की. जब आम परसेप्शन जनरल पब्लिक को ये लगे कि यार ये पार्टी जीत गई थी और इसको हराया गया और ये हार गई तो इसको जिताया गया, तो वो हवा तो बन गई. देखिए, तहरीक इंसाफ जो है, आपने देखा उन्होंने इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया और यही उनकी कामयाबी है. अब वो फॉर्म 45 को अपने हलकों में लेके घूम रहे हैं उम्मीदवार. वो जाते हैं डेरों के ऊपर, कहते हैं मुबारकबाद जनाब, आपका शुक्रिया, आपने हमें जितवाया, ये फॉर्म 45 पे हम जीते हैं. वो तो वैसे उधर से जीत गया. अब उसी तरह से मैं सवाल समझा नहीं पा रहा और मैं समझाना भी नहीं चाह रहा. मैं नहीं उधर जाना, मैं कुछ और बात कर रहे हैं, मुझे उस बात का अंदाजा. मैं आपको अवामी सतह के ऊपर बात करूं कि फॉर्म 45 का जो काम होना था हो गया. अब तो अरेंजमेंट हो गया तो फॉर्म 45 के फैसले आ जाएंगे. अरेंजमेंट ना हुआ तो फैसले नहीं आएंगे. कि इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान की सियासत मजबूत हुई है जो उसको कमजोर करने चले थे. मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे मजबूत आदमी है और उसको 8 फरवरी और ये पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है कि पहली बार उन्होंने किसी सियासी आदमी को सिस्टम के मुकाबले में अपनी पर्ची से बताया कि नहीं
हम ये नहीं करने देंगे। मीडिया कह रहा है कि ये केस स्टडी बन गया भाई, ये इलेक्शन इमरान खान की जो सियासत है वो केस स्टडी बनता जा रहा है कि एक बंदे ने जेल में बैठ के, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, वो जेल से बाहर थे, उन्होंने पूरी कैंपेन की थी, उनके बेशक उनके लोग जीते थे लेकिन वो जेल में कैद नहीं थे, उनके ऊपर ये सजाएं उनके तो 6 नुकाती एजेंडा था जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इधर तो एजेंडा क्या है, इधर तो बात ही नहीं करने दी जा रही थी, लोग बंद थे, मुंह भी बंद, हाथ भी बंद, पैर भी बंद, आंखें भी थोड़ी थोड़ी खुली रखने दे रहे थे। तो ये सूरत हाल में तो अब बाहर फॉरेन मीडिया ये बात कर रहा है कि ये केस स्टडी बन गया है कि इसने किस तरह अवाम को मोबिलाइज किया और कैसे वो कनाडा की यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पे पीएचडी करो कि कैसे करप्शन की जाती है। तो चलो इतने तो हमने तरक्की की कि आप यहाँ पीएचडी करो कि ऐसे फर्क क्या है, दिल्ली की इलेक्शन एक तरह से उस तरह नहीं जीत पाई। अगर यही इसी जगह पे इमरान खान होता तो अगर इमरान खान जमान पाक बैठा होता है बनी क्या कर रहा होता, अब तक वो 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका होता, वो 20 कम से कम टीवी शो के बैठ चुका होता और कम से कम हम बीट रिपोर्टर्स को या जो यूट्यूब से लोग हैं या बाकी जो उनसे मुलाकात कर चुका होता। मुस्लिम लीग नून में तो आपको नजर ही कोई नहीं आ रहा, इनका मिजाज नहीं है, जमहूरी मिजाज, जमहूरी हो तब ना उन्हें पता है कोई और बिठाता है, कोई और लेके आता है, वो कोई और डलवाता है, पर्ची कोई और पर्ची कोई और लेके आता है, उन्हें यकीन ही नहीं है अवाम के ऊपर, अवाम के वोटों से आए उन्हीं को अवाम समझते हैं, उन्हीं को साफी बिल्कुल समझते हैं। ये 8 फरवरी को हुआ ना, साड़ी गल हो गई, इनके वोटर ने भी समझा साड़ी गल हो गई, वो तो मियां साहब ने पूछा कितने हुई है गल, किस नाल गल हुई है, साड़ी गल हुई तो है सी, किस नाल हुई सी, मैंने दसते सही। ये इसी वजह से ये इग्नोर करते हैं, मीडिया को भी इग्नोर करते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन देने में नून लीग सबसे आगे, इंफॉर्मेशन कम देने में, डिस इन्फॉर्मेशन देने में नून लीग सबसे आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मैंने देखा है कि वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, वो मुलाकातें भी करते हैं, वो बताते भी हैं क्या एजेंडा है, खबर है उसको छुपा के क्या करते हैं। ठीक है उनके जो जाती तौर पे कुछ चीजें हैं वो थोड़ा बहुत करते होंगे लेकिन बाकी वो बातें वो बताते भी हैं, साफियों को बताते हैं, साफी आगे अनाउंसमेंट अवेलेबल है। आप देखें ना कोई रैली जलसा एक ही चीज, आप इलेक्शन देख लें, ये मॉडर्न सेक्रेटरीट है, यहाँ पे इलेक्शन सेल में कौन से साफी बैठे हुए थे, या रात को लोग पूछ रहे थे कि आप वजीर आजम का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कोई इलेक्शन सेल तो होगा, वो आगे से जवाब आ रहा था इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह होगा। तो फिर ये इलेक्शन सेल को समझते हैं कि हमने 12 टीवी लगा दिए हैं, हमने 2 बंदे बिठा दिए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2 बंदे बिठा दिए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड आ रहा है और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये फलाना टिकर चल गया, फलाना टिकर, ये इनका इलेक्शन सेल है। और नीचे जो लोग बैठाए हुए थे यहाँ पर वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करने के लिए थे कि यहाँ पर वो पोस्ट डालते थे, उनके रन आते साहब जो है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब इस तरह के हालात में, इस तरह के इल्जामात में एक आम आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जो ये लो लगा के बैठा हुआ है कि मैंने वोट दिया, मेरा वोट चोरी तो हो गया, चलो ठीक है, अब आगे क्या बन रहा है। देखिए नवाज शरीफ से लोगों को उम्मीदें थी, शहबाज साहब से उम्मीदें नहीं। नवाज शरीफ से लोग समझ रहे थे कि ठीक है वो आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, लेकिन वो अपने मौकफ में आवाम को रिलीफ भी देंगे, उनका जो मौकफ एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था वो ज्यादा उन्हें अंदर नहीं आने देंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। तो नवाज शरीफ को उम्मीद थी लोगों को कि वो कुछ रिलीफ भी देंगे, आवाम के काम भी करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट की कम सुनेंगे। शहबाज की जो हुकूमत है वो 16 माह लोगों ने देख ली हुई है कि उन्होंने आपके सामने कितनी महंगाई की है, पेट्रोल कहाँ तक गया, घी तक कहाँ तक गया, टैक्स आवाम के ऊपर कितनी देर चलेगी हुकूमत? ये हुकूमत मुझे साल 1.25 लग रही है ये चलेगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं देगी। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान इलेक्शन के बाद बहरान से निकला नहीं, हम बहरान में फंस गए हैं, हम एक नए बहरान में दाखिल हो गए। उसकी वजह यह है, आप देख लें कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, आगे आपने IMF के प्रोग्राम के ऊपर फिर जा रहे हैं, $6 की आपने तैयारी शुरू कर दी है, कहाँ रिलीफ लोगों को देंगे। और फिर जब गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी अनपॉपुलर, जिसने अभी ओथ भी नहीं लिया, अभी रुकनीत का ओथ नहीं लिया और इतनी अनपॉपुलर हो, मेरा ख्याल है ये कंपनी को ज्यादा देर नहीं चलेगी। कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी और आप भी बस कर दे, 75 साल हो गए, अब थोड़ा सा आगे चले, कुछ तरीका वारदात की चेंज कर लें, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा होगा। ये मैं रात को एक इलेक्शन कवर करके आ रहा हूँ, जो बंदा 4थे नंबर पे था उसका रात को जितवा दिया गया, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है। और हाँ 26 पोलिंग स्टेशन से वो बगौर जीत गया है, 26 नहीं ओवरऑल उसका रिजल्ट दिया गया है, वो तो ओवरऑल दिया लेकिन इलेक्शन 26 पोलिंग स्टेशन का था, 26 पोलिंग स्टेशन का था। क्योंकि मुझे ज्यादा इसलिए पता है कि वो मेरा हल्का आबाई हल्का है, मैं वही का रहने वाला हूँ, मुझे एक एक चीज का पता है। वो और भी वही कर रहे खुशाब में मंडी बहुत मंडी पर जेड़िया दाम में खुशाब हो रहे थे, शायद मंडी में भी यही था जो नासिर बुसाल वाले हल्के ने जो कुछ आपको करना पड़ा है,
नीचे साजिद भट्टी वाला, वो तो जो दूसरा हाजी इम्तियाज और बासपा वाला हल्का है वो तो छीन के लोगों को जाए, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर इमदादुल्लाह बुसाल सेक्रेटरी फाइनेंस जो कराची में बैठे उन्होंने कमाल हाँ, किया, हर जगह लोग- उन्होंने 1 लाख वोट, आलमगीर खान ने 1,06,000 कुछ वोट लिया, एमके वाले ने 6-7 हजार वोट लिया, उन्होंने आराम से, बिल्कुल आराम से 1 लाख उठा के एमके वाले को दे दिया और उसको 6,000 रहते। लाहौर में भी आपने देखा है कि बड़ी आसानी के साथ उन्होंने सब कुछ जो है वैसे वोट चुराने वाले को क्या कहते हैं? पैसे चुराने वाले को तो कहते हैं वो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया था बक्सा चोर वाला, तो वो तो ठीक था 2018 में, बक्सा चोर वाला, तो उसको वोट चोर या बक्सा चोर ये नारे लगे थे, आपको याद नहीं है? बक्सा चोर, वोट चोर, और एक और नारा लगता है वो बता नहीं सकता। एक तो बड़े नारे ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ नहीं सकते, कुछ तुसी खुद भी कोशिश कर लो, 1-2 नारे आप भी तैयार कर लो कि कर लो। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने कई क्वेश्चन उठा दिए, कई सवालात उठा दिए, और तारीख की दूसरी के लिए या तारीख इन सवालात को कहां खड़ा करेगी। बहरहाल इमरान खान हर मामले में सुर्खरू है और वक्त ने उनको सुर्खरू किया है। आज उनके बदतरीन मुखालिफ उनके हक में खड़े होकर बात कर रहे हैं, इससे मतलब है दाल में कुछ काला था। हमें तो लगता है कि दाल पूरी की पूरी काली थी। अब इस दाल को धोने की जरूरत है ताकि इसका थोड़ा सा जो 75 साल से कलर चढ़ा हुआ है इसको उतारा हो, ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।